हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री से थर्ड चैप्टर के 5th पार्ट को। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने जाना और आज हम पढ़ेंगे रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पास्ट वॉर इरा। मतलब ये जो युद्ध जो लड़ा जा रहा था उसके बाद जो है वर्ल्ड इकोनॉमी ने कैसे रीबिल्ड किया। ठीक है, तो देखिए जैसे ही वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। दूसरा, किस तरह से संसार में जो कंट्रीज थे वो कैसे रिबिल्ड कर रहे थे, कैसे उभर कर सामने आ रहे थे। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोक आउट अ मेयर 2 decades आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के मुश्किल से 2 दशक ही हुए थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इट वाज फाउट बिटवीन द एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन थे? नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली। इन सभी कंट्रीज के बीच ये युद्ध लड़ा जा रहा था। एंड एलाइज, एलाइज में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस। ये सभी कंट्रीज जो है आपस में युद्ध लड़ रहे थे। दो अलग अलग पावर सामने आ रही थी। It was a war waged for 60 years on many fronts in many places over land, seas, in airs। तो देखिए कई तरीकों से ये युद्ध लड़ा जा रहा था। 6 सालों तक ये युद्ध चला। कई जगहों पर ये युद्ध हुआ, ओवर लैंड, ऑन सी, इन एयर, हर जगह युद्ध लड़ा जा रहा था। वंस अगेन, एक बार फिर, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वॉज इनॉर्मस। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे। तो ऐसा ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। एक बार फिर से बहुत से लोग मरे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। एट लीस्ट 60 million people or about 3% of the world's 1939 population are believed to have been killed directly or indirectly as a result of war। तो देखिए वॉर का क्या रिजल्ट रहा। 60 मिलियन पीपल जो थे, कहा जा सकता है 1939 की जो पॉपुलेशन थी उसके जो 3% लोग थे, ऐसा माना जा रहा था कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मारे जा चुके थे युद्ध में। मिलियन मोर वर इंजर्ड, और बहुत से लोग जो हैं जख्मी भी थे। अनलाइक द अर्लियर वॉर, मोस्ट ऑफ दीज डेथ टुक प्लेस आउटसाइड द फील्ड, बैटलफील्ड। तो देखिए पहले का बताया गया कि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन अभी क्या हो रहा था, युद्ध के बाहर यानी कि बैटलफील्ड के बाहर भी बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। मैनी मोर सिविलियंस दैन सोल्जर, सोल्जर से भी ज़्यादा जो सिविलियन पर्सन थे वो मारे जा रहे थे। डाइड फ्रॉम द वार रिलेटेड कॉजेज, वॉर की वजह से। वास्ट पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया वर डिवास्टेटेड। तो देखिए बहुत बड़ा एरिया जो यूरोप का था, एशिया का, वो प्रभावित हो रहा था। एंड सेवरल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द एरियल बॉम्बैंड और रिलेटलेस आर्टिलरी अटैक। तो देखिए ये जो बॉम्ब फेंके जा रहे थे शहरों के ऊपर, उनकी वजह से बहुत सारे सिटीज जो है डिस्ट्रॉय हो रहे थे। द वार कोज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिस्ट्रप्शन। तो देखिए इस वॉर की वजह से, इस युद्ध की वजह से क्या हो रहा था, अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। और जो समाज था, सोशल मतलब जो लोग थे, सिविलियन थे, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ रहा था। रिकंस्ट्रक्शन प्रोमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। अभी जो इससे रिकंस्ट्रक्शन होना था ना, यानी कि फिर से चीज़ों को बनाना था, उसमें काफ़ी लंबा समय लगा और बहुत ज़्यादा मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। तो देखिए 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंस शेप्ड पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए 2 इम्पोर्टेंट प्रभाव जो है देखने के लिए मिलते हैं जब रिकंस्ट्रक्शन होता है। द फर्स्ट वॉज द यूएसए एमर्जेंस एज ए डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो देखिए कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव दोनों ही तरह के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूएस की बात की जा रही है। यूएस जो एक बहुत ही मजबूत आर्थिक व्यवस्था के साथ सामने आया। जो उसकी वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी उभर कर सामने आई। जो मिलिट्री पावर थी वो भी काफ़ी मजबूत हो गई थी। द सेकेंड वाज द, तो देखिए पहली बात तो ये बताई गई है, द सेकेंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। और दूसरा कौन मजबूत होके सामने आ रहा था? सोवियत यूनियन मजबूती से सामने आ रहा था। इट हैड मेड
ह्यूज सेक्रीफाइस टू डिफीट नाजी जर्मनी, और जो सोवियत था ना, सोवियत यूनियन था, उसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था नाजी जर्मनी को हराने में, एंड ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ from a backward agricultural country into world power during the very years when the capitalist वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन द ग्रेट डिप्रेशन। तो देखिए कैपिटलिस्ट कहा गया है यहाँ पर यूएसए को। तो यहाँ पे बताया गया है जो सोवियत यूनियन था ना, वो भी उभर कर सामने आया, जहाँ पर वो एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री हुआ करता था, अब वो पावरफुल कंट्री बनकर सामने आ रहा था। वो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो यूएसए था वो ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, वहाँ पर काफ़ी मंदी थी उस समय पर, तो यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है सोवियत यूनियन को। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका पॉइंट, पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। तो देखिए कुछ संस्थाएं बनाई गई, इसी बीच कुछ संस्थाएं बनाई गई, कुछ सेटलमेंट किए गए, उनके बारे में जानते हैं। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन ड्रू टू कीज लेसन फ्रॉम द इंटरवॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। तो देखिए ये जो पूरा वॉर चल रहा था, इसमें जो इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे, इन्होंने दो पार्ट सीखे। क्या क्या सीखा इन्होंने? फर्स्ट, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मास कंजप्शन। तो देखिए सबसे पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्हें पता चला कि ये मास प्रोडक्शन जो हो रहा है ना, वो टिका नहीं रह सकता अगर मास कंजप्शन ना हो, यानी कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, कंजप्शन ना हो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता है। But to ensure mass consumption, there was need for high income and sustained income। तो देखिए अगर कंजप्शन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इनकम हाई होनी चाहिए और सस्टेन होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा इनकम होनी चाहिए और स्थिर भी होनी चाहिए। इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। तो देखिए जो इनकम है वो कब तक स्टेबल नहीं हो सकती, कब तक स्थिर नहीं हो सकती? जब तक एम्प्लॉयमेंट स्थिर ना हो, यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट लगातार मिलेगा तो इनकम अपने आप से ही स्टेबल रहेगी। दस स्टेबल इनकम्स ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए इनकम को बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी। तो देखिए अब इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटिशियन थे इस पर ध्यान दे रहे थे कि क्या चीज़ें जो है, किन किन चीज़ों में सुधार किया जाना चाहिए। बट मार्केट अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। अब मार्केट से तो पूरे एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं मिल सकती थी। देयरफॉर गवर्नमेंट कुड हैव टू स्टेप टू मिनिमाइज fluctuation to price, output and employment. Economic stability could be ensured only through the interventions of the government। तो देखिए क्या हुआ, अब जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने सोचा कि मार्केट से फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं मिल सकती है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को आगे आना ही पड़ेगा। तो देखिए गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट देना होगा, जो इकोनॉमिक सस्टेबिलिटी थी उसे लाना होगा, और लोगों के बीच गवर्नमेंट को बहुत सारे सुधार करने होंगे। देखिए सेकंड लेसन, तो पहला तो उन्होंने सीखा, इसमें हमने दो चीज़ पढ़ी। उन्होंने जो पहला लेसन सीखा वो ये सीखा, अगर मास प्रोडक्शन होगा तो मास कंजप्शन भी चाहिए, और मास कंजप्शन चाहिए तो क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इनकम होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट केवल मार्केट से नहीं मिलेगा, उसमें गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। देखिए द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो देखिए दूसरा लेसन क्या सीखा, उन्हें ये पता लगाना है, ये देखना है कि इकोनॉमिक लिंक कैसे हैं, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक लिंक पूरे वर्ल्ड से कैसे हैं। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड, कैपिटल एंड लेबर। तो देखिए अब वो क्या देख रहे थे, ये जो गोल है ना फुल एम्प्लॉयमेंट का, कि सब फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तो ये केवल किसके द्वारा अचीव किया जा सकता था? गवर्नमेंट को अगर पावर मिले, उस पावर को गवर्नमेंट कंट्रोल करे कि किस तरह से
गुड्स यानी कि सामान का फ्लो होना है, किस तरह से कैपिटल का फ्लो होना है और किस तरह से लेबर का फ्लो होना है। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट के अंडर में हो, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको फुल किया जा सकता है। Thus, in brief, the main aim of post-war international economic system was preserve economic stability and full employment in the industrial world. Its framework, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, अगर ब्रीफ में हम कहें तो ये जो पोस्ट वॉर था ना, इसका एम था, मतलब यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट थे उनका एम था कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना वो प्रिजर्व किया जाए और जो इकोनॉमिक सस्टेबिलिटी है उसको प्रिजर्व किया जाए और फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाए इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। तो देखिए इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन एट द यूनाइटेड नेशन Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Baton Woods in Hampshire, USA। तो देखिए यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई और यहाँ पर एक संस्था बनाई गई जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हेल्ड की गई? ये 1944 में बैटन वुड में हैम्पशायर यूएसए में रखी गई। अब देखिए इसमें हुआ क्या ये देखते हैं। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म जिसकी है IMF, to deal with external surplus and deficits of its member nation। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था सरप्लस और डिफिसाइट के बारे में, हमने पूरा पढ़ लिया था। आयात निर्यात करने से जो प्रॉफिट होता है उसे सरप्लस कहते हैं और जो मतलब लॉस होता है उसे डिफिसाइट कहते हैं। तो देखिए ये था क्या, इस कॉन्फ्रेंस में क्या रखा गया, ये बनाया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें रखा गया कि हमें डील करना है, जितने भी मेंबर हैं ना नेशन के, उसमें रखा गया कि जो सरप्लस हो रहा है, डिफिसाइट हो रही है, उसे मेंटेन करके रखना है। द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट was set up to finance पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पर एक तो IMF बनाया गया जिसे IMF कहा जाता है, ये बनाया गया, और दूसरा बनाया गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। दो संस्थाएं यहाँ पर बनाई गई एंड डेवलपमेंट, और इसे शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये दो संस्थाएं, ये दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, और ये बनाए गए क्या करने के लिए? टू फाइनेंस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, कि मतलब जितना भी लॉस हुआ है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड टू एज द बैरेटन वुड इंस्टीट्यूशन। अब ये जो दोनों संस्थाएं हैं इन्हें बैरेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें बैरेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द, तो देखिए इन्हें इन सब नामों से जाना जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो मीटिंग रखी गई है 1944 में रखी गई, लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया? 1947 में इसने काम करना शुरू किया। डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। अब ये जो संस्थाएं बनाई गई, ये जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, इनका कंट्रोल किसके हाथ में था? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर के हाथ में था। द USA हैज़ एन इफेक्टिव राइट, जो US था उसके पास एक बहुत ही प्रभावशाली अधिकार था ऑफ वीटो, मतलब उसी की मर्जी से सब कुछ होता था ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। मतलब ये जो दोनों संस्थाएं थी, ये कोई भी डिसीजन लेती थी वो किसके थ्रू लेती थी? US के थ्रू लेती थी, मतलब पूरी चाबी उसी के हाथ में थी। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो नेशनल करेंसी को मॉनेटरी सिस्टम से जोड़ता है। ठीक है। द बैरेटन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट। तो देखिए यहाँ पर एक फिक्स एक्सचेंज रेट भी रखा गया है।
यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप समझोगे। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसी फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रुपी का ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, वर पैग्ड टू द डॉलर एट द फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसे किसके साथ पैक किया गया? डॉलर के साथ पैक किया गया। मतलब कह सकते हैं कि हर एक कंट्री की जो भी करेंसी है उसकी एक वैल्यू फिक्स कर दी गई। ठीक है, वैल्यू फिक्स कर दी गई का मतलब है एक डॉलर में हम कितना सामान खरीद सकते हैं, हम एक रुपये में कितना सामान खरीद सकते हैं। एक डॉलर, सपोज करो एक डॉलर है और एक रुपया है। ठीक है, तो एक डॉलर 80 रुपये के बराबर है। तो ठीक है, यहाँ पर उसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है कि जितना सामान हम 80 रुपये में खरीदेंगे उतना सामान हम एक डॉलर में खरीद सकते हैं। और अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है और उनकी अलग अलग वैल्यू फिक्स कर दी गई। इस सिस्टम में उनकी अलग अलग वैल्यू फिक्स कर दी गई, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, द डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस ऑफ 35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड। तो देखिए, ये बात बताई जा रही है कि जो डॉलर है उससे एक ऑन्स गोल्ड खरीदा जा सकता है। मतलब उसकी वैल्यू सॉरी एक डॉलर से नहीं, 35 डॉलर से एक ऑन्स गोल्ड को खरीदा जा सकता था। तो देखिए, ये यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी गई। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाली वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई हैव सम हेल्थ इशू, इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप चैप्टर इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।